नमस्कार दोस्तों, मैं राजुल मुंदेला। स्वागत है आपका द लॉस्ट हेरिटेज में। आज की सीरीज में आज के हमारे मेहमान हैं छतरपुर रियासत के महाराज और विक्रम सिंह नाती राजा, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 4 बार के एक्स एमएलए। आज हम जानेंगे छतरपुर राजघराने के बारे में। हुकुम, बहुत बहुत आभार, आपने जो हमें अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए। हुकुम जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप अपने आप को नेता पहले मानते हैं या राजा पहले मानते हैं? क्योंकि देखा गया है आप अपने जीवन के दोनों किरदार बखूबी निभा रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या पहले मानते हैं? मैं अपने आप को एक जनसेवक ही मानता हूँ। हुकुम। जो जनसेवा का दायित्व है मेरा, उस दायित्व का निर्वहन करता हूँ। हुकुम, बात करते हैं रियासत से। जी। हुकुम, छतरपुर की जो स्थापना है 1785 में हुई। जी। उसके बाद आपके पूर्वज महाराज सोने साजू परमार 1806 में यहाँ के राजा बने। जी। तो उनका क्या योगदान था, क्या बलिदान था, इसकी क्या सच्चाई है, आपसे जानना चाहते हैं। ये महाराज सोने शाह जी हुकुम। पूर्व में पन्ना रियासत के एक सिपाही थे, और सिपाही के बाद में उनका जब ये बारीगढ़ का किला उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और उसमें विजय पाई जी। तब राजनगर का परगना पन्ना रियासत का, उस समय पन्ना रियासत का ये एवं मतलब चंद्रनगर के साथ साथ राजगढ़ पैलेस, ये इलाका पूरा का पूरा, मतलब जैसे फौज में कमांडर इन चीफ होते हैं, हुकुम। उस तरीके से उनको यहाँ पर दिया गया था। जी। हुकुम, देख रेख के लिए दिया गया था कि आपको आपका राज्य किया गया था महाराज का? राज्य तिलक तो बाद में हुआ। राज तिलक बाद में हुआ। तो हुकुम, राज तिलक की क्या कारण हुआ कि राज तिलक करना पड़ा कि? देखिए, जो हिस्ट्री में और इतिहास उस चीज का गवाह है कि बहुत करीब हो जाना भी कभी कभी घातक हो जाता है। हुकुम। तो जब लेट महाराज बनना के उसमें ज्यादा करीबी हो गई महाराज सोने शाह की, उस समय पे लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। जी। उस षड्यंत्र में उनको दरबार में बुलाया गया और उनको एक फतवा जारी करके हाँ कहा गया कि तुम्हारा सर कलम होना है महाराज सोने शाह का। जी। तो वहां से महेंद्र भवन से वहां से वो मारकाट करते हुए बाहर निकले। उन्हें शक तो था, तो फौजों को उन्होंने जैसे ही वो वहां से निकले जी, फौज ने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई के बाद में ये वास्तविकता है। अब लोग बात कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वास्तविकता इस प्रकार की है कि उस युद्ध के बाद ही उन्होंने स्वयं अपने आप को राजा यहाँ का छतरपुर राजा घोषित कर दिया। ये हुकुम युद्ध चलता रहा कि आसानी से? ये तो काफी टाइम तक चलता रहा होगा विद्रोह। नहीं, ज्यादा समय नहीं चला। पहले जो गढ़ी थी राजनगर थी जी, यही निवास था। बाद में आप छतरपुर गए महल जी, तो वो महल बाद में बना। महाराज सोने शाह के बाद में महाराज प्रताप सिंह के द्वारा महल का निर्माण करवाया गया था। महाराज सोने शाह जी राजनगर गढ़ी और राजगढ़ पैलेस में निवास करते रहे। राजनगर गढ़ी और राजगढ़ पैलेस, उसके बाद में छतरपुर महल बना। तो हुकुम, आपने जैसे बताया महाराज प्रताप सिंह के बारे में, तो एक मंदिर भी है प्रतापेश्वर मंदिर। इसका क्या इतिहास है? ये महाराज प्रताप सिंह जी ने यही वेस्टर्न गुप्त खजुराहो के अंदर जो मंदिर है प्रतापेश्वर जी, वो महाराज ने ही उसकी स्थापना करवाई, उसका जीर्णोद्धार करवाया। टूटा हुआ मठ था जिसको
जीर्णोद्धार करवा के महाराज प्रताप सिंह जी ने वहां पे प्रतापेश्वर महादेव की स्थापना स्थापना करी। करवाई। और उस मंदिर की एक खासियत है, हुकुम। उस मंदिर में आप देखें तो हिंदू, सिख और मुस्लिम धर्म, तीनों धर्म एक साथ जी स्थापना की गई हाँ, उस टाइम पे। ये सेकुलरिज्म की जो विचारधारा है हुकुम। उसको मतलब प्रतापेश्वर मंदिर अपने आप में आपको दिखाता है। तो हुकुम उसी का बस निर्माण करवाया, और भी जो मंदिर और भी बहुत जगह मंदिर के निर्माण हुए। नहीं, हुकुम ये खजुराहो की बात करते हैं जो कि अभी जी। मंदिर बने हुए हैं, जैसे बनवाए हुए चंदील का चंदील जी। का ही थे। तो ये पूरे उसी इनका भी जीर्ण करवाया था कि उसका बस करवाया, वही बस करवाया था? सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार रियासत कालीन समय पे होता रहा है। हुकुम। और यदि जीर्णोद्धार रियासत कालीन समय पे इन मंदिरों का नहीं हुआ होता तो आज जिस प्रकार से घंटाई मंदिर और खगड़ा मंदिर दिखाई देते हैं उस प्रकार से खंडहर मंदिर यहाँ पे नजर आते। समय समय पे देखभाल रियासत जी। करते रहे। तो फिर उसके बाद महाराज प्रताप सिंह के बाद किसका शासन आया? महाराज प्रताप सिंह जूदेव के बाद में शासन आया युवराज कमोद सिंह जी का। उनको स्लो पॉइजन करके खत्म कर दिया गया था उस टाइम पे। जी। जगत राज जी के बाद में फिर कमोद सिंह जी, कमोद सिंह महाराज। और युवराज कमोद सिंह जी का पॉइजन से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हमारे परबप्पा जी विश्वनाथ सिंह जूदेव को सानिया से लाया गया था, क्योंकि वो फर्स्ट इन लाइन वंश वृक्ष के हिसाब से थे। पुन्नपाल जी के वंश वृक्ष में से उनका यहाँ पे राज तिलक हुआ। आपने जैसे बताया महाराज विश्वनाथ सिंह के बारे में, तो हम जो छतरपुर में हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल जी, उस टाइम पे कोई भी सुविधाएं नहीं थी। उस टाइम पे उसने उसका निर्माण करवाया जी। शिक्षा में भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। आज तो छतरपुर एजुकेशन का हब बना हुआ है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सन 1885 1886 इतिहास गवाह है जी। और डेली कॉलेज उसका गवाह है। जब डेली कॉलेज इंदौर में फाउंडर रूलर्स में महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव का भी नाम वहां पे है जी। और वन ऑफ द फाउंडर डोनर्स होने के नाते छतरपुर स्टेट को हमेशा एक वहां एक्टिव वोटिंग मेंबर के तरीके से इजराइलर्स को हमेशा रखा गया है। लाइब्रेरी भी थी उसमें जी। महाराज विश्वनाथ सिंह की, जो कि भारत में विख्यात है। आज भी लोग। एक मिनट राजू जी, मैं थोड़ा सा इसमें आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव को अंग्रेजी हुकूमत ने सर का टाइटल दिया गया था। अंग्रेजी हुकूमत। यस, एच महाराजा द सर विश्वनाथ सिंह जूदेव, उनकी विद्वता के कारण ये टाइटल उनको दिया गया था उस टाइम पे। जी। अब पूछे ना। वो उनकी जो लाइब्रेरी है आज भी लॉ कॉलेज में स्टूडेंट और उपयोग कर रहे हैं जी। बहुत ही विख्यात है, ये सुना है उनकी लाइब्रेरी। पैलेस में, छतरपुर पैलेस में कठमाला करके है, कठमाला में लाइब्रेरी हुआ करती थी जी। परंतु रियासतों के जाने के बाद में और उन महत्वपूर्ण किताबों के संरक्षण के लिए वो संरक्षित रहे। संरक्षण के साथ साथ उनके द्वारा बच्चे और एजुकेशनिस्ट
उनका लाभ ले सकें। इसलिए हमारे स्वर्गीय बब्बाई साहब महाराज भवानी सिंह जो थे वो लॉ कॉलेज को सारी किताबें हैंड ओवर कर दी थी। बहुत सी किताबें उस समय पे हैंड ओवर के समय पे यहाँ की वहां भी हो गई। कुछ किताबों अभी भी हमारे पास में भी हैं। अगर वो महाराज साहब अगर उस टाइम पे रिलेशन का बात किया जाए तो महाराज विश्वनाथ सिंह की शादी कहाँ पे हुई थी? महाराज विश्वनाथ सिंह जुदेव की शादी टीकमगढ़ में थी जी। ओरछा ओरछा महाराज के यहाँ। जी। जी। फिर लेट लेट महारानी हुकुम। लेट महारानी ओरछा वाली बब्बाजी साहब संतान न होने के कारण जी। महाराज विश्वनाथ सिंह जुदेव का जी। दूसरा विवाह जी। पाए में हुआ था, जहाँ के आप हैं। हुकुम। हाँ। ये हमारे यहाँ बड़े गौरव की बात है और बड़े गौरव से बोला भी जाता है कि हमारे महाराज की अजयावरा है। हाँ, मेरा अजयाला है। वैसे तो आप नाती राजा के नाम से बहुत विख्यात है, वो आपका नाम ही है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े गर्व से बोला जाता है कि हमारे राजा साहब नाती राजा वास्तविकता में अगर देखा जाए तो पाए के हैं। तो महाराज विश्वनाथ सिंह ने छतरपुर में कॉलेज महाराजा कॉलेज का निर्माण करवाया जी। उस टाइम पे। अब तो बहुत से एजुकेशन के हब हैं और बहुत सी चीजें हैं। मेरी थोड़ी सी बात तो सुनिए आप। हुकुम। उस समय पे फाउंडर डोनर भी थे हमारे लेट पप्पा जी, बड़े पप्पा साहब जी। विश्वनाथ सिंह जो थे हुकुम। दिल्ली कॉलेज के। हुकुम। और उस समय पे सर डेली थे जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। जी। तो वहां से बब्बाई साहब ने सोचा कि एजुकेशन के मामले में छतरपुर कुछ ना कुछ हमें छतरपुर के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करना है। जी। इसी हिसाब से महाराजा कॉलेज बना था। जी। पहले तो स्कूल ही था। पहले स्कूल था। जी। स्कूल के बाद में वो कॉलेज बना। हुकुम। हाँ, अपग्रेडेशन होता है, जैसे नवीनीकरण होता वो बढ़ता गया। जी। और आज सागर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जी। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद में जी। ये सौभाग्य छतरपुर को प्राप्त हुआ है कि महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थापित की गई है। हुकुम। ये एक बुंदेलखंड के पूर्व शासक के नाम पे है। ये बहुत अच्छी, उस समय पे मैं भी विधानसभा का सदस्य था जब ये जी। मेंबर्स प्राइवेट बिल में हुकुम। ये आया था और उठाया गया था, उसमें मैंने भी भाग लिया था। आपने भी प्रयास किया जी। कैसे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिशन हॉस्पिटल की। उस टाइम पे चिकित्सा के कोई साधन नहीं थे। उस टाइम पे महाराज ने राजनगर में हॉस्पिटल राजनगर का हॉस्पिटल निर्माण करवाया था लेट महाराज विश्वनाथ सिंह जुदेव। आज भी वहां पे फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है जी। आप उसको देख सकते हैं। और मिशन हॉस्पिटल को जमीन भी दी गई थी। मिशनरीज अपने सागर और सागर के पास में थे, किसी तरीके से संपर्क हुआ होगा जी हमारे बड़े बाबा साहब विश्वनाथ सिंह देव का। तो राजू भैया जब संपर्क हुआ और इस चीजों पे चर्चा हुई जी, तो लेट महाराज विश्वनाथ सिंह देव ने आग्रह किया कि यहाँ पे आप अपना एक शाखा अस्पताल की डालें। इस पे मिशनरीज हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हॉस्पिटल जो है जी, उन्होंने आग्रह को स्वीकार किया और बाबा साहब ने जी बस स्टैंड से लगी हुई जगह जी हाँ, उनको दी। वहां पे अस्पताल का निर्माण हुआ, कॉलेज का निर्माण हुआ। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं
जैसे आज वर्तमान की स्थिति में जहां पे कलेक्ट्रेट है, जी जहां अदालत है, वो जगह भी हमारे बब्बा जी साहब ने, स्वर्गीय महाराज महाराज साहब ने जी भवानी सिंह जुगदेव ने मर्जर स्टेज के समय पे, हम्म, क्योंकि पन्ना और टीकमगढ़ जी ये डिस्ट्रिक्ट्स तो बन रहे थे, जी छतरपुर को डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया जा रहा था। उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी थी, उसकी वजह से हुकुम जो अपनी पहले रियासत लगती थी तो ये कहाँ से इसका कहाँ तक एरिया था, क्षेत्रफल इसका जो कहाँ तक था, क्या इसके बारे में आपको जानकारी थी, कहाँ से कहाँ तक लगता था? देखिए, छतरपुर रियासत जी जहाँ बगोता गांव है, जी बगोता गांव से बगा नरवा है, जी वहां से बिजावर रियासत लग जाती है। बिजावर जो आपने नरवा बताया उससे बिजावर रियासत और इस साइड अपनी छतरपुर। हाँ। फिर ये रंगवा, सीलोन, कावर, ये सब बिजावर रियासत के गांव थे। ये उस साइड बिजावर लगती थी। जी, जी आपके भेड़ा, दुबियाई वगैरह ये सब बिजावर रियासत के जी गांव थे। नेंगवा, पड़ गया, ये सब बिजावर रियासत के। किशनगढ़ हुकुम छतरपुर का हिस्सा था। वो हुकुम किशनगढ़ त्योरा छतरपुर का हिस्सा। वो तो हुकुम बिल्कुल पास में ही है उसके जी, बिजावर की। आज भी हुकुम आप चले अगर जी तो ब्योरा और मोतीगढ़ के बीच में जी एक पहाड़ है जिसको रिछुआ पहाड़ के नाम से जानते हैं। हुकुम वहां बताते हैं लोग बाग के वहां पे 3 मुनारे बने हुए हैं, एक तरफ पन्ना रियासत, एक तरफ बिजावर रियासत और एक तरफ छतरपुर रियासत। छतर रियासतों का विभाजन किस तरीके का था ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जी ललार क्योंकि पन्ना जिले में है आज मौजूदा स्थिति। हाँ है जला नाम सुना है। ललार छतरपुर रियासत का गांव था। जी तो पाटन जो कि छतरपुर रियासत, छतरपुर जिले में है, जी हाँ, वो पन्ना रियासत का गांव था। हुकुम अब जैसे खररोई है, खररोई गांव हुकुम बिजावर रियासत को लगा हुआ था। जी बर्रोई है, हाँ बतौई हाँ, बर्रोई टीकमगढ़ रियासत को लगा हुआ था। घूरा है, जी घूरा पन्ना रियासत को लगा हुआ था। इस तरीके के कई गांव इस प्रकार के थे रियासतों में जो अलग अलग Yes, थी। हाँ। और यहाँ लवकुश नगर का जो एरिया है जी ये छतरपुर रियासत का हिस्सा। जी फिर अपने जहां तक अ, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है हुकुम वहां तक छतरपुर रियासत का सीमा है। नौगांव छतरपुर रियासत में था। हम्म एक रियासतों के जमाने की थोड़ी सी बात आपके माध्यम से मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ। हुकुम राजू जी, यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के समय पे जी मिलिट्री फौज का एक हुकुम छावनी छावनी नौगांव में स्थापित करी गई थी। जी उस नौगांव की छावनी जी किराया छतरपुर रियासत। छतरपुर रियासत में जमा होता था। तो क्या आपका कहना है कि छतरपुर रियासत ने कभी अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया? मेरे नॉलेज में तो नहीं दिया भैया। तो ये तो शायद इंडिया की पहली रियासत है जिसने कभी टैक्स नहीं दिया, जहां तक अभी डिस्ट्रिक्ट की तो है ही, जी, इंडिया के नाम पहली रियासत हो सकती है या और भी रियासतें हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बात स्पष्ट है जी कि किराया हुकुम छावनी का अंग्रेजों से छतरपुर राज्य को मिलता था। टैक्स नहीं देते थे। हम्म। तुम आज आप अपनी रियासत को बरकरार रखने के लिए अपने रॉयल्टी को बरकरार रखने के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं? राजुल जी, न रियासतें रही हैं, जी हाँ,
और जीवन यापन के साधन सब कोई आज अपने आधुनिक युग में अपने अपने तरीके से ढूंढते हैं उसका। लेकिन कुछ तो रियासतों की रॉयल्टी रहती है ना, जैसे कुछ सुनी अनदेखी अनजानी बातें जैसे चलती हैं कि भाई जो रियासत है, राजा की कैसी दिनचर्या होती है, क्या रहता है, वो लोगों को उत्सुकता रहती है ना जानने की। दिनचर्या तो नॉर्मली होती है कि सवेरे से अपना उठे, अपने नहाया धोया, पूजा पाठ करी, जी फिर लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया। जी बेसिकली एक किसान हूँ मैं। हाँ, और किसान के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका रेंट आता है, उससे जीवन यापन अच्छी तरह से चलता है भगवान की कृपा से। महाराज साहब भवानी सिंह सुखदेव को बुंदेलखंड का दानवीर गढ़ भी बोला गया है, छतरपुर रियासत का। इसकी क्या सच्चाई है? जी, पायु साहब ने, अब आप देखें अगर तो जैसे नया मोहल्ला है, नारायण बाग इलाका है, जी और बहुत सी जगह स्टेट्स जाने के बाद में और पृथ्वी वर्सेस के पहले और पृथ्वी वर्सेस के बाद पृथ्वी वर्ष के बाद भी। जमीनें घर मकान के लिए जमीनें और खेती काश्तकारी करने के लिए जमीनें बहुत जी से लोगों को दी हैं, और लोग बाग उस चीज को आज भी मानते हैं कि हाँ, हमारे महाराज ने दी थी हमें। जिनको हुक्म दी है वो आज भी मानते हैं लोग। जी, बहुत लोग मानते हैं। मतलब आपका कहना है कि सभी लोग मानते हैं? कुछ लोग नहीं मानते, होते हैं ऐसे लोग। जी। हाँ, कुम उसके बाद महाराज भवानी सिंह जी, महाराज साहब का हमारे स्वर्गीय बाबू साहब महाराज भवानी सिंह जी देव, जी जो कि रियासत के अपने भारत के अंतिम शासकों में से एक रहे, जी जिनका तिलक हुआ था, और तिलक के बाद में उन्होंने रियासत कालीन समय को, जब तक देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, जी और फिर भारत का गणतंत्र, जब गणराज्य बना भारत, जी और भारत में जब डेमोक्रेसी आई, हुकुम। तब तक शासन किया। उन्होंने तो शासन भी किया, जी और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद भी रहा, आपका साथ भी काफी रहा बाबा जी सबके साथ। कुम जब देश आजाद हुआ 1947 में, जी तो राजघरानों को प्रीवी पर जैसी अनेकों सुविधाएं दी गई। जी फिर कुम इंदिरा गांधी पीएम बनी, जी उनका शासन आया। हाँ, 1971 में हाँ, प्रीवी पर जैसी अनेकों सुविधाएं बंद कर दी गई। उसको लेके कभी महाराज साहब से, बाबाजू साहब से, राजमाता साहब से ऐसी कोई आपकी चर्चाएं हुई हैं उस टाइम पे? अगर राज परिवार चाहते तो मिलके विद्रोह भी कर सकते थे, या किया गया असफल रहा? बप्पा साहब से मेरा काफी बातें हुआ करती थी, और उन्होंने बताया भी है हुकुम। कि वे प्रिवी पर्सेस जब गए हैं हम्म, तो कुछ राजघरानाओं ने मिलकर के जी कांग्रेस के विरोध में, जी कांग्रेस। के विरोध में एक नई पार्टी बनाई थी, जी जो कि पूर्व से भाजपा यानी जनसंघ जो चली आ रही थी, जी उसमें राजमाता साहब, स्वर्गीय राजमाता साहब जयपुर, हुकुम। हाँ, स्वर्गीय राजमाता साहब ग्वालियर, हुकुम। इन लोगों का बड़ा योगदान रहा कि पार्टी को उस समय पे, भारतीय जनता पार्टी जो आज है, उस समय पे जनसंघ थी। जनसंघ थी, हाँ, इसका नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया है। जी हुकुम। उस टाइम पे जैसे महारानी गायत्री देवी, जी लेट महाराज पन्ना, जी बहुत से राजघराने को वो दिन भी देखने पड़े कि उन्हें जेल जाना पड़ा। हमारे नाना साहब महाराजा नरेंद्र सिंह जी थे। हुकुम। जब मैं छोटा था जी और पढ़ता था,
दिल्ली में ओके प्ले हाउस स्कूल में। उस समय पे हमारे नाना साहब संसद सदस्य थे, जी और संसद सदस्य होने के नाते जनता पार्टी के मेंबर थे। और जनता पार्टी के मेंबर होने के नाते उस समय पे उनको कारावास भी झेलना पड़ा था। आपके मामा साहब को, नाना साहब, नाना साहब को, लेट महाराज पन्ना जी। ओके। वो भी आपने उनके बारे में सुना होगा, मुझे झेला है, थोड़ा थोड़ा ध्यान है, याद है आपको? उस टाइम आपकी क्या उम्र थी? 5 वर्ष के लगभग। 5 वर्ष की लगभग। कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई समय जो आज भी याद हो उस टाइम का कि हुआ था ऐसा कुछ, महाराज साहब की बातें या नाना साहब की बात, जो ऐसी बात सुनी हो? मैंने तो कई बार वहां पे 197 साउथ एवेन्यू में निवास हुआ करता था नाना साहब का। तो वहां पे वरिष्ठ पार्टी के, जनता पार्टी के लीडर्स को आते हुए वहां पे देखा है, जी जिसमें कभी कभार पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी तक को मैंने वहां पे आते हुए देखा है। स्वर्गीय राजमाता साहब ग्वालियर, लेट राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया जी को वहां पे आते हुए देखा। और 4-5 लोग मिल करके मंथन और चिंतन किया करते थे, लेकिन मुझे उस समय पे इतना समझ नहीं थी कि किस बारे में ये चिंतन और आपकी अगर एजुकेशन की बात करें तो कहाँ से आपने किया, आपका कॉलेज कहाँ पे? मेरी बेसिक एजुकेशन जिसको कहते हैं कि मतलब फाउंडेशन स्टडी जिसको कहते हैं, वो दिल्ली के प्ले हाउस स्कूल में नर्सरी केजी, नर्सरी से दिल्ली में थे? वहां पे फाउंडेशन एजुकेशन हुई मेरी। उसके बाद में फिर मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो पहले बॉय स्कूल देहरादून जी में देहरादून से ही। मुझे स्कूलिंग करने का अवसर मिला। जी और कॉलेज मैंने वहीं से देहरादून से ही अपने डीएवी कॉलेज से। कुछ कॉलेज की यादें जो आपको आज भी याद हो, कोई बताने लायक किस्सा ऐसा हो? कई ऐसे वाक्य होते हैं, तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो आज भी, वो कॉलेज लाइफ का ऐसी कोई बात होती है जिसमें मन खुश हो जाता है याद करके आज भी, कोई ऐसा किस्सा? खासतौर से कॉलेज समय पे और स्कूल समय पे कुछ जी यादगार किस्से। एक यादगार किस्सा ऐसा है, जी मिड टर्म ब्रेक की छुट्टियों में हम लोग 15-20 लड़कों का ग्रुप, तो हाँ, उसमें एक हमारे टीचर BR पटेल साहब, जी जो हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाते थे, उनके साथ में हम लोग चक्राता के लिए निकले। चक्राता से हम लोगों को ट्रैक करना था विभिन्न जगहों के लिए। कॉलेज से आप? जी, मिड टर्म ब्रेक की हॉलीडेज में जी जब कालसी गेट से हम लोग मतलब चक्राता के लिए प्रोसीड किए बस के द्वारा, तो बस में जगह नहीं थी। एक तो जी बस ओवरलोड थी, तो जहां सामान रखा जाता ऊपर, वहां सारे लड़के हम लोग, वहां आप लोग वहां पे कैरियर पे यात्रा जाके ऊपर बैठे? कैरियर पे यात्रा करते वक्त एक जगह ऐसी आई जहां पे लैंडस्लाइड हो रहा था। जी तो बस वाले ने, जो ड्राइवर था बस का, उसने देखा कि लड़के बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं और लोग बाग भी ऊपर हैं, कई सवारियां ऊपर हैं, लैंडस्लाइड आगे हो रहा है। तो उसने बस को लैंडस्लाइड वाले एरिया से काफी पहले खड़ा कर दिया। जी और हम लोगों से कहा कि आप लोग उतर जाइए। उधर जाएंगे नहीं? हम लोग उतर गए। जी थोड़ी देर बाद वहां पे मतलब भूस्खलन हुआ। भूस्खलन होने के बाद में रोड पूरी ब्लॉक हो गई। जी तो हमारी ट्रैकिंग यात्रा
चक्राता के लिए वहीं से शुरू हो गई। चक्राता वहां से 27 किलोमीटर बचा था। उस 27 किलोमीटर का ट्रैक करते करते हम लोग 11:30 बजे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस चक्राता में पहुंचे थे। जी तो ये एक मतलब न भूलने वाली जो अविस्मरणीय किस्सा है वो एक तो ये है। और स्कूल टाइम में ही अपने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जी असैसिनेशन हुआ था। 1984 की ये बात है, 31 अक्टूबर को जब उनका असैसिनेशन हुआ और लगभग 4:30 बजे कंफर्म कर दिया गया। उस समय पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करते थे और कलर टीवी भी थे जी परंतु कलर टीवी बहुत कम हुआ करते थे। उसमें जब ब्रेकिंग न्यूज, दूरदर्शन ही एक न्यूज का माध्यम था उस जमाने में। दूरदर्शन पे जब ये राष्ट्रीय शोक वाली बात आई, जी एक घटना हो, एक अविस्मरणीय घटना एक बार स्कूल टाइम की थी जब हम लोग देहरादून से ट्रैक करके ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश से हम लोग चंबा पहुंचे। चंबा से हम लोग नरेंद्र नगर होते हुए चंबा पहुंचे। चंबा से फिर हम लोग पैदल होते हुए धारासू बैंड पहुंचे। धारासू बैंड से फिर ट्रैकिंग शुरू करके इस तरीके से 8 दिन 9 दिन में हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा पूरी। ये सब हुकुम पैलेस में पता होता था कि आप वहाँ अकेले ही जाते थे, नहीं, सब बिना बताए ये निकल जाते थे? ऐसा नहीं, स्कूल की टीम जाती थी, टीम जाती थी, परमिशन लिया उसमें जाता था वहाँ। हाँ। और एक यात्रा साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की जिसमें थाईलैंड का बैंकॉक, मलेशिया का पेनांग, जी कोलालमपुर और सिंगापुर, वहाँ भी आप ये यात्रा स्कूल के दौरान हुई थी। हम्म। इसमें भी मैं गया था। तो कॉलेज लाइफ में तो आप बहुत ही स्मार्ट होंगे जब आप आज आज की छवि आपकी ये है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जी और ईश्वर की कृपा है कि रूप रंग अच्छा दिया है भगवान ने। अरे अच्छा कह रहे हो, बहुत स्मार्ट है। तो तुम कोई ऐसी शरारत हुई हो जिससे आपको बिल्कुल डर लग गया हो कि अरे ये पप्पू महाराज साहब को पता चलेगी तो ये बड़ा गलत होगा, ऐसी कोई शरारत जिसने आपको बिल्कुल डरा दिया हो? ऐसी तो शरारतें काफी हुई जिसमें ऐसा लगा कि अब अब पिटाई पड़ जाएगी। पिटाई होगी, परंतु कभी हमारे पप्पा साहब ने या बब्बा जी साहब ने हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। सबसे ज्यादा किससे डरते थे, राजमाता साहब से या पप्पा साहब से? सबसे ज्यादा डर लगता था मुझे बब्बा जी साहब से और दूसरे नंबर पे पप्पा साहब से। तो पप्पा साहब से मैं अपनी बात खुलकर भी कह लेता था। जी हाँ? वो संकोच नहीं रहता नहीं रहता था। एक बड़े भाई और छोटे भाई का जो तरीका बातचीत का होता है वैसा पप्पा साहब से एक था। पिता पुत्र का उसी तरीके का पप्पा साहब के साथ में था। माँ साहब से बात करते थे, जी आज भी बात करते हैं। खूब सुना है कि आज भी पैलेस में पत्ता नहीं हिलता राजमाता साहब के बिना। देखिए, वो हमारे घर के सबसे बुजुर्ग है, हुकुम तो बिना उनकी आज्ञा के कुछ काम हम लोग भी नहीं करते। राजा साहब डरते हैं तो राजमाता साहब से। ऐसा बोला जाता है भाई अगर कोई आता है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कायदे से आते हैं लोग बात तो बहुत अच्छी तरह से माँ साहब मिलती हैं उनसे। क्योंकि ये देखा है कि जैसे ही राजमाता साहब का वो होता है तो लोग पहले ही कांप के और बाहर के बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है क्या कि ये क्या अफवाह है या फिर इसकी क्या ये सच्चाई है? हाँ, कुछ लोग उड़ा देते हैं बात। ये बिल्कुल भी नॉर्मल मिलते हैं, जो भी आए उनसे अगर किसी को मिलना है तो आराम से वो मिल सकते हैं। जी, जैसे अगर कोई आम लोग चाहता है कि हमें राजमाता साहब के दर्शन करना है तो मिल आते सकते हैं लोग बात मिलते भी हैं। हैं। तो ये अफवाह उड़ा के रखी है। हुकुम आपके साथ पप्पा साहब का
समय कम रहा, उस टाइम आपकी क्या एज थी? मैं 19 साल के लगभग का था जी जब पप्पा साहब का दिल हो गया था। जी। कहाँ पे थे आप? मैं यहीं पे खड़ा था। आपको जब खबर लगी? मैं यहीं पे था। यहीं थे आप? हम कहते हैं कि कोई हमारे पिता की या पप्पा साहब की कोई ऐसी सीख हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देती है, कोई ऐसी आप बात जो उन्होंने आपसे बोली हो और वो आज भी आप याद रखते रखते हैं और उसको लेके चलते हैं। जी, क्या है वो? क्या मार्गदर्शन दिया था? मुझे तो ये मार्गदर्शन दिया था कि जी कभी भी किसी गरीब को मत सताना। जी गरीब को सताने से हाय लगती है, जिस बात का मैं स्मरण करके और प्रयास ये करता हूँ, जब भी रोज सुबह में भगवान से विनती करता हूँ, आराध्यों की पूजा करने के बाद में एक विनय करता हूँ जी। कि हे ईश्वर, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करना कि मेरे द्वारा किसी का गलत ना हो। तो हम बात करते हैं आपकी शादी की। जब आपकी जी, शादी हुई तो हम उस टाइम आपकी क्या एज थी? मेरी लगभग 32 साल उम्र थी उस समय पे। जी। 31-32 के लगभग। जब आपकी शादी फाइनल हुई महारानी साहब कविता राय साहब से, तो हम आपको आदेश दिया गया था कि बताया गया था? नहीं, आदेश नहीं, मेरी स्वयं की इच्छा थी कि विवाह बुंदेलखंड में ही करना है, जी और ये मेरी पहली चाहत। जी दूसरा, जब हमारे ससुर साहब, राव साहब, शंकर प्रताप सिंह राव जी साहब धौर्रा ने जी। अप्रोच किया, हमारे पप्पाजी साहब के साथ में हुक्म। बात हुई, हमारी माँ साहब के साथ में बात हुई, रिश्ता अच्छा था। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बुंदेलखंड में ही मेरी इच्छा थी विवाह की। इसका हाँ, क्या कारण है कि बुंदेलखंड में ही करनी थी? ये थोड़ा सा अपनो गांव, जी अपनो देश हम्म, और अपनी माटी, अपने संस्कार, जी। सस्ता ये कहूँ नहीं है। तो हम ये तो उद्देश्य ये भी हम मान सकते हैं कि युवराज आदित्य प्रताप सिंह जी की शादी भी आप बुंदेलखंड ही करेंगे? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। इच्छा के अनुसार हम्म। हुक्म। विवाह भी कर सकते हैं जी और पूछ परख के भी कर सकते हैं। जी। हाँ, हुक्म। पॉलिटिक्स का जमाना है। जी। आपके पिताश्री बलवंत सिंह जदयू को काफी प्रयास में रहे। हाँ, जब प्रयास किया गया, एमपी के लेकिन सीएम अर्जुन सिंह जी थे, उस टाइम पे अर्जुन सिंह सीएम थे, तो उनका काफी प्रयास रहा पॉलिटिक्स में आने के लिए कि पप्पा साहब पॉलिटिक्स में आ जाएं। जी, स्वर्गीय माननीय अर्जुन सिंह जी हुक्म। का काफी प्रयास रहा कि हमारे पप्पा साहब राजा बहादुर, स्वर्गीय राजा बहादुर बलवंत सिंह जुदेव मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करें, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से। छतरपुर गोदाम। जी, काफी प्रयास रहा, लेकिन कुछ हमारे पप्पा साहब का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा, और दूसरा हमारे पप्पाजी साहब का भी पॉलिटिक्स में वैसे इंटरेस्ट नहीं रहा। पॉलिटिक्स में नहीं था? नहीं था। सुना है कि उनको तो खजुराहो पैलेस में काफी बार आए और उनका बहुत ही हाँ जी, आना जाना, राजू जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह साहब का आना जाना काफी रहा। और जी, इस बार तो हो ही जाएंगे पॉलिटिक्स में, लेकिन कोई कारण रहा कि आई ही इच्छा ही नहीं थी। मेन हमारे बाबा साहब की परमिशन नहीं मिली थी, हुक्म। इस वजह से। फिर उन्होंने आपको कैसे परमिशन दे दी? अब ये बड़ा अच्छा सवाल किया है राजू जी आपने। एक वो तो उलट हो गए एक मैं बताऊंगा आपको, हुक्म। ये सन 99 की बात है, लगभग सितंबर माह की। नगर परिषद, नगर पंचायत खजुराहो जी का साड़ा भंग होने के बाद में नगर पंचायत के चुनाव आए। हुक्म। तो चुनाव लड़ने की मेरी वैसी इच्छा नहीं थी, जी परंतु लोगों ने
मुझे आगे ला करके जी और बब्बाई साहब से हमारे क्षेत्र के सभी बुजुर्ग लोग, उस समय के जो स्वर्गीय महाराज भवानी सिंह जूदेव के निकट रहे इस नगर पंचायत क्षेत्र की, जैसे मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। जी हमारे बस्ती वाले गुप्ता जी स्वर्गीय, हमारे रघुनाथ सिंह जी चंदेल, हमारे रिटायर्ड एसडीओपी प्रयागीलाल अहरवाल जी, जी और नरेंद्र सिंह जी बस्ती के अभी भी हैं। जी हररोही से हमारे चौबे परिवार से लोग बाग, हमारे नायक परिवार से लोग बाग, कन्हैया लाल नायक जी वगैरह, जी वृंदावन नायक जी वगैरह, और अचनार से भी लोगों का रहा, और जटकरा से भी। तो पूरा मिला जुला करके बायू साहब के पास में सब जने आए। जी बोले गए एक विनती थी युवराज से, यदि इजाजत मिल जाती तो नाती राजा साहब को हम लोग चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जी लोकनाथ तिवारी जी ने ये बात रखी। लोकनाथ तिवारी जी, स्वर्गीय लोकनाथ तिवारी जी बब्बाई साहब के काफी प्रिय थे, और बब्बाई साहब उनकी बात को माना भी करते थे। जी जी हमारे रिश्ते में बब्बाई लगते, और आपके भी बब्बाई लगते थे, मंगल सिंह बब्बाई। हाँ, पाए वाले स्वर्गीय मंगल सिंह बब्बाई, स्वर्गीय मंगल सिंह बब्बाई की भी गवाही हुई, उन्होंने भी इस बात को रखा। रतन सिंह वकील साहब अपने लल्लुओं वाले, वैद्य जी, और बहुत से लोगों ने उसमें पाल समाज के भी लोग थे, रैकवार समाज के भी लोग थे, मतलब एक जन समूह, मतलब सभी प्रतिष्ठित लोगों का, सभी ने, हाँ, उसमें हर वर्ग के प्रतिनिधि थे, और केवल बप्पाई साहब को कन्विंस करने के लिए कि आपकी परमिशन अगर मिल जाए तो इनको नगर परिषद का चुनाव। आपकी इच्छा पहले से थी कि ये नहीं, मुझे लाए गए थे? मुझे तो आपका लाया जा रहा था लाइन पे, हाँ, कि आप आगे बढ़े इसमें। जी तो इस तरीके से ये बात हुई, बब्बाई साहब किसी तरीके से कन्विंस हुए। जी बोले अच्छा है, चुनाव लड़ने से कम अपने ऊपर आय की पहचान हो जाती है। और इस तरीके से जब नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव खजुराहो में पहला निर्वाचन, अध्यक्षीय निर्वाचन हुआ, उसमें खजुराहो के लोगों ने और नगर पंचायत क्षेत्र के सभी लोगों ने ऐतिहासिक समर्थन दे करके जी मुझे उस चुनाव में विजयी करवाया। उस टाइम पे आपकी क्या उम्र थी? मैं 28.5 साल, 29 साल के लगभग। 28-29। हाँ। अगर आप पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या करते? आज कहाँ होते? पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आज जो मैं कर रहा हूँ वही करना होता। अभी भी वही कर जी। जब आप पहले एमएलए बने तो आपने ऐसा सबसे पहला कौन सा काम किया? सबसे पहले क्या काम किया? मैं बता तो रहा हूँ, आपको स्मरण करा रहा हूँ कि मेंबर्स प्राइवेट बिल, जिसको अशासकीय संकल्प कहते हैं, जी जब हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, जी तब हम लोगों ने ही प्रयास किया था। स्वर्गीय जितेंद्र सिंह जी भी विधायक थे, बिजावर के थे। जी मैं छतरपुर को रिप्रेजेंट करता था उस समय पे। उस टाइम पे आप पहले जी। महाराजपुर से रामदयाल जी थे, स्वर्गीय रामदयाल जी, और चमला से विजय बहादुर सिंह जी थे। जी तो बड़े मलारा से उस समय पे स्वयं मुख्यमंत्री उमा भारती थी, फिर जी
उमा भारती जी के बाद में वहां से निर्वाचन। आपका पहला प्रयास यही रहा। हम लोगों का ये प्रयास था कि छतरपुर को एक एजुकेशन के लिए एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है जी। और ये हम लोगों ने कलेक्टिव एफर्ट से हुकुम। ये मेंबर्स प्राइवेट बिल उस समय पे लगवाया, जिसको अशासकीय संकल्प कहते हैं, जो ध्वनिमत से पारित हुआ था वो केंद्र सरकार को भी। राजू जी, जैसा आपने प्रश्न किया कि जी। आपका एक पहला राजनीतिक मूव हुकुम। जो था वो हम लोगों का कलेक्टिव एफर्ट था। जी। जब मैं प्रथम बार एज विधायक निर्वाचित हुआ छतरपुर से, जी। तब अपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का एक स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का जी। मैंने पूरे छतरपुर विधानसभा का और इस पुराने महाराजपुर का किया। मैंने प्रयास करके उन रोडों को सम्मिलित करवाया। जी। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं थी। जी। जैसे छतरपुर के ही पास में एक गांव है टुरिया। जी। हाँ हाँ, टुरेगा। ये टुरिया नहीं, गंज टुरिया नहीं। हुकुम, हम तो यही समझ रहे थे। नहीं, एक धमोरा के पास में टुरिया है। क्या युवा धमोरा के पास में टुरिया है। जी। वहां के लिए कोई रास्ता नहीं थी। जी। तो वहां का पुल का निर्माण मैंने अपने विधायक कार्यकाल में करवाया। जी। कई छोटे जलाशयों का भी करवाया। प्राथमिकता मेरी कनेक्टिविटी थी। कनेक्टिविटी। दूसरी बार जब मैं 2008 में निर्वाचित हुआ जी। तो मैंने अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स हुकुम। को लिया। उसमें मतलब जो अपने उन्नयन करवाना, प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से माध्यमिक से अपना हायर सेकेंडरी, जी। और अपना 10th जी। के लिए करवाया। फिर 10th वालों को अपना हायर सेकेंडरी के लिए। जी। तो ये एक एजुकेशन के लिए जो प्रयास मेरे द्वारा किए गए वो कहीं हद तक सार्थक रहे। हुकुम। अपग्रेडेशन में काफी स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ उस समय पे। अब लोग बाग माने उसको ना माने, लेकिन वो समय के कागज तो बताते ही हैं। हाँ? जी। लोग बाग तो यहाँ तक कहा करते थे कि वो कुछ करते ही नहीं। हाँ हुकुम, ये आपके बारे में ये बड़ी एक चर्चा है कि राजा अच्छा नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते, ये इसका क्या कारण है? तब बुरा करना तो मेरे बस का है नहीं किसी का। जी। और अच्छा जहां तक बन जाता है वो मैं तो करता हूँ। ऐसे भी नेता होते हैं कि जो किसी का बुरा करवा दें। बहुत से होते हैं। हुकुम, आप पहले समाजवाद में थे, फिर क्या कारण हुआ कि आप कांग्रेस में आए? आपने पहले एमएलए तो आप समाजवाद से छतरपुर से बने थे। हाँ जी, मैंने 2003 में कांग्रेस से टिकट का प्रयास किया था, जी। परंतु आश्वासन ऑलरेडी क्षेत्रीय सांसद हुकुम। शंकर प्रताप सिंह को दे चुके थे कांग्रेस को। कांग्रेस का टिकट। तो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद उस समय पे सतवेद चतुर्वेदी जी हुआ करते थे। हुकुम। तो सतवेद चतुर्वेदी जी के ही उसमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई लेट हो गए, पहले आते तो मैं वचनबद्ध ना हुआ होता तो जरूर आपको
टिकट देता। हुकुम। तो मैंने प्रयास किया, प्रयास में मुझे लगा कि 5 साल इंतजार करना ठीक ना होगा, जी। और लोहा जब गर्म हो तो उसको पीटना चाहिए। ठीक है हुकुम। हाँ, उसको शेप दिया जा सकता है। जी। और 2003 में मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ा चुका हूँ। तो उस टाइम पे आप हमारे बब्बाई साहब कांग्रेसी रहे। कांग्रेसी है। हाँ, तो बब्बाई साहब की इच्छा थी कि आप आगे चल के कांग्रेस में ही आए। हुकुम। मेरे भी लाइकिंग कांग्रेस की रही, क्योंकि पप्पा साहब भी कांग्रेस ही रहे। हुकुम। हाँ, और कांग्रेस को पसंद करने का कारण कांग्रेस की नीतियां अच्छी थी। जी। हाँ, हुकुम। और कांग्रेस पार्टी ने, यदि देखा जाए, जैसे कहते हैं लोग बाकी 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जी। हाँ, ये तो सुनने को तो बहुत मिलता है। ठीक है, तो 70 साल में कांग्रेस ने जो कुछ किया, आज चाहे आप एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, जो बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो कांग्रेस के समय पे स्थापित हुई। बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हुकुम। अपोलो हॉस्पिटल्स है, ये कांग्रेस के रजीम में, मेडिकल लाइन के, ये स्कॉट हॉस्पिटल, ये कांग्रेस के समय पे आया। हाँ, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो मतलब जिनको ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, ये कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं नहीं किया। किया। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जन्मदाता अपने भारत के स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा जो एक क्रांति लाई गई, जी। जिसका हम आप सब उपयोग कर रहे हैं, ये जो आ, अपने मोबाइल्स वगैरह हैं, हुकुम। कंप्यूटर्स हैं, ये राजीव गांधी जी के समय पे आए। जी। और कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया ही किया। मैं तो एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हुकुम। कि मैंने तो अभी तक जो कुछ भी सुना और देखा है, जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से जी। विराजमान हुए हैं, तो भारतीय शासकीय संपत्तियां जी। को बेचना और अपने पसंदीदा लोगों को, अपने मतलब पसंदीदा बिजनेस हाउसेस को हुकुम। फायदा पहुंचाने के अलावा मुझे तो नहीं लगता है इन्होंने कोई काम किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने। हुकुम, जब महारानी साहब 2018 में लोकसभा के चुनाव लड़ी 2019 में 2019 में, तो ऐसा भी बोला जाता है कि उस टाइम पे टिकट के बीजेपी से भी ऑफर आई थी आपके पास, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए भैया, ऐसा है राजू, जी। मेरे से ना तो किसी बीजेपी वाले ने संपर्क किया, हुकुम। हाँ, और ना ही मेरे से किसी ने पूछा कि बीजेपी से आप लोग आना चाहते जी। हैं। ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं। हुकुम। 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला था लोकसभा का। आपका कहना है ये अफवाह है? मुझे वास्तविकता जानकारी नहीं, जी। और मेरी जानकारी में है नहीं, ना मेरे पास में किसी ने अप्रोच किया, हुकुम। तो मैं कैसे कहता हूँ उस चीज को। जब महाराज साहब सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा, वो बीजेपी में गए, जी, तो आपके तो रिलेटिव भी हैं, तो आपकी बनती भी है, तो क्या उन्होंने ऑफर किया था आपको? हाँ, उन्होंने कहा था कि आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। क्या कारण है यहाँ पे? हाँ? क्या कारण है यहाँ पे? कारण ये है कि आखिरी इंसान भी बचूंगा इस जिला छतरपुर में कांग्रेस का, तो मैं 2023 का चुनाव आपके वहां रहे, क्या कारण है? 2023 का चुनाव, देखिए एक चीज बताएं हुकुम। आपसे राजू जी, कांग्रेस कभी चुनाव नहीं हारती, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को चुनाव हरवाते हैं। जैसे इस चुनाव में, 2023 वाले चुनाव में जी। मुख्य भूमिका शंकर प्रताप सिंह जी की रही,
वो भी तो कांग्रेस के थे। जी। तो आपका क्या कहना है, उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया? नहीं, उन्होंने कांग्रेस का साथ बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अरविंद पटेरिया का साथ दे करके और बाद में वो बीजेपी में चले गई है। क्या 2028 का चुनाव छतरपुर युवराज आदित्य प्रताप सिंह ही लड़ सकते हैं? 2028 के चुनाव के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करिए जी। और ऐसा इनकी यदि चुनाव लड़ने की होगी तो उसके लिए फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। जी। बहरहाल अभी वर्तमान की स्थिति में इनकी पढ़ाई चल रही है और मैं इन्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ राजुल जी। जी। हाँ, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का कुछ कहना है कि इस बार राजा इलेक्शन में आ सकते हैं। देखिए भैया, एक चीज बताएं, हाँ अगर एग्जिस्टेंस में राजनगर विधानसभा रही, जी। हाँ ठीक है, हाँ तो प्रथम चॉइस मेरी ही होगी कि मैं विधानसभा के लिए रिप्रेजेंटेशन इस क्षेत्र से करूं। दूसरा, यदि रिजर्वेशन में महिला आती है तो फिर महारानी साहब कविता सिंह जी को लड़ सकते हैं। हाँ लड़ाया जाएगा। अभी आदित्य प्रताप सिंह जी, राजा बहादुर साहब मेरे बेटे, अभी पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, लॉ कर ले, उसके बाद देखा जाएगा। हुकुम एक बुंदेलखंड की कहावत है कि जिस दिन चुनाव होता है उस रात को कत्ल की रात कहते हैं। जी क्या 2023 की सच में कत्ल की रात थी? बिल्कुल भैया, सबको पता है। सबको पता है, लेकिन आपने तो आज ऐसा आज बोला नहीं। और इसकी क्या सच्चाई की सुनना था? ये प्री प्लान्ड था कि आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित हो जी। जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके लोग उठाए। जी। तो हम लोगों ने तो कभी इस प्रकार का ना तो सोचा था और ना करने की इच्छा नहीं कि किसी के लिए भी कुछ इस प्रकार का करे। परंतु सलमान के साथ में जो हुआ ये जगजाहिर है और ये किसी से छिपा नहीं है। एक के बाद एक गाड़ियां सलमान के शरीर के ऊपर से चढ़ती चली गई। उस घटना को आप कुछ बता सकते हैं क्या, वहाँ क्या हुआ था? आप तो साथ में थे। जी, एफआईआर में जो लिखा है, जी। क्योंकि एफआईआर करता ही मैं हूँ। जी। तो क्या कारण है कि आप मीडिया से दूरी बना कर सकते हैं? मैंने कभी मीडिया से दूरी नहीं बनाई। मीडिया वाले कभी भी मुझसे बात करते हैं, किसी भी विषय को लेकर के बात करते हैं, मैं हमेशा मीडिया से मुखातिब होता हूँ। जी। कहना ये भी आता है कि आपसे लोग बात करने में भी डरते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कॉल करने के पहले सोचते हैं कि इस टाइम क्या है, कोई बहुत जब परफेक्ट होते हैं तभी आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। इसकी क्या ऐसा सोच है? कुछ नहीं है। मेरा हर व्यक्ति के लिए फोन भी खुला है और दरवाजे खुले हैं। जी। चलिए, को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम राजीव दिया। जी, इसके लिए बहुत बहुत आपने धन्यवाद। ये शुरुआत की है और ये रियासतों के बारे में और रियासतों के पूर्व महाराजाओं के बारे में जो आप अपना संदेश जी। पहुंचाना चाह रहे हैं और उस हिस्ट्री को रिवाइव कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसमें अग्रसर हों और ख्याति प्राप्त करें, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हमेशा रहेंगी रंजन जी।